हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 एंड वी आर प्रिपेयरिंग वी आर स्टडिंग यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं एंड कुछ एक टॉपिक्स रह गए हैं जो हमें आज करने हैं सेशन में। एंड आज का हमारा जो टॉपिक होगा, हमने लास्ट सेशन में बात की थी मोराल की, राइट एंड उसके फेजेस, उसके फैक्टर जिसके बेसिस पे हमारे मोराल हाई होते हैं। ठीक है, क्या क्या वो सोर्सेज हैं, सो उन पे भी हमने लास्ट टाइम बात की थी, लास्ट सेशन में बात की थी। आज के हमारे इस सेशन में हम बात करेंगे बोर्डम बोर्डम एंड फटीग की बात करेंगे, राइट। सो ये सारे टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक्स हमने किए हैं प्रीवियस सेशंस में। अगर आपने नहीं देखे हैं वो सेशंस तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं मेरे सेशंस को। आप स्मिता सिंह एडुटेनमेंट डालेंगे या फिर एडुटेनमेंट स्मिता सिंह डालेंगे, यू विल फाइंड द सेशंस राइट ऑफ स्मिता सिंह, राइट। सो जो भी सेशंस मैंने लिए हैं यूट्यूब पे डाले हुए हैं, वो सारे ही सेशंस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देती हूँ। राइट, सो आज का हमारी ये जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन की बात करेंगे, बोर्डम एंड फटीग की। सिर्फ बोर्डम एंड फटीग क्या होता है, उनके हम कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस देखेंगे इस सेशन में, राइट। सो द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइंस बोरिंग एज tedious, wearing and dull. Boredom has been attributed to increasing amount of free time due to technical advancements. Ragheb and Meredith 2001. Some authors claim that boredom is the result of lack of environmental stimulation. Most agree that boredom is temporary and situation specific. राइट, सो बोर्डम को अपने अपने वे में, अपने अपने तरीके से उन्होंने डिफाइन किया। कुछ लोगों का क्या कहना है, कुछ लोगों का ये कहना है, लाइक ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बोर्डम क्या है, बोर्डम का मतलब होता है कि बोर होना, राइट। आप किसी भी चीज में लाइक आप डल फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, दैट इज द बोर्डम। किसी न किसी वजह से आप लो फील कर रहे हैं, आप डल फील कर रहे हैं, मीन्स दिस इज द कॉज ऑफ बोर्डम, राइट। सो boredom has been attributed to increase amount of free time due to technical advancement। ठीक है, जो टेक्निकल एडवांसमेंट आया है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि लोग जो काम पहले घंटों में करते थे, महीनों में करते थे, अब वो काम सेकेंड्स में कर लेते हैं। तो उनके पास जो टाइम बचता है, उस टाइम, खाली टाइम में वो राइट कहीं ना कहीं बोर होते हैं, कहीं ना कहीं वो उनको लगता है कि काम नहीं है उनके पास, वो एंजॉयमेंट नहीं होता है काम, क्योंकि आप काम करते रहते तो आपका माइंड बिजी रहता है, राइट। आप उस काम को एंजॉय करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये टेक्नोलॉजी जो फास्ट हो गई है, वो भी एक कारण देखा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी लाइक इंक्रीज होती जा रही है, एडवांस होते जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि लोगों का टाइम बचता है और उस बचे हुए टाइम उनके पास कोई काम नहीं होता है कि वो करे, जिसकी वजह से वो बोर होते हैं, राइट। सो ये भी एक रीजन होता है बोर्डम का। some authors claim that boredom is a result of lack of environmental stimulation, right, stimulation। ठीक है, कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं कि हमारे अंदर जो उत्तेजना होती है, बहाव होता है, किसी चीज को करने का एक लालसा होती है, वो कहीं ना कहीं वो भी लैक करती है, जिसकी वजह से लैक हो रहा है आज की डेट में लोगों के अंदर, जिसकी वजह से आप बोर्डम फील करते हैं, बोर फील करते हैं, डल फील करते हैं। मोस्ट अग्री दैट बोर्डम इज टेम्पोररी एंड सिचुएशन स्पेसिफिक। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है, कुछ ऑथर्स का मानना है कि टेम्पोररी होता है बोर्डम इन नेचर, और ये स्पेसिफिक होता है, ये सिचुएशनल होता है। डेफिनेशंस के अंदर देखेंगे हम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बोर्डम। बोर्डम हैज बीन डिफाइंड बाय फिशर। बोर्डम को किसने डिफाइन किया है, फिशर ने 1973 में, इन टर्म्स ऑफ इट्स central psychological process, an unpleasant, transient, effective state in which the individual feels a pervasive lack of interest in and a difficulty in concentrating on the current activity। कॉजेज ऑफ बोर्डम, क्या कॉजेज हैं इनके। सबसे पहले आपने देखा कि डेफिनेशंस के अंदर आपने देखा कि सबसे पहले डिफाइन किसने किया था बोर्डम को, दैट इज डिफाइंड बाय
Fishers in 1973 in terms of its central psychological process. साइकोलॉजिकल प्रोसेस के तहत उन्होंने फाइंड किया, मिस्टर लोग जो फिशर थे, फिशर जो ऑथर हैं, उन्होंने फाइंड किया कि बोर्डम क्या है, राइट, वो एक सेंट्रल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक अनप्लीजेंट साइकोलॉजी है, यू कैन से, लाइक जहां पे पर्सन हैप्पी नहीं ना होकर के वो अनहैप्पी होता है, राइट, transient effective state in which the individual feels a pervasive lack of interest, किसी चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं आता है, that is the boredom, right, and in and difficulty in concentrating on the current activity, right. Causes of boredom, क्या causes हैं boredom की, we'll see here. Monotony and boredom are risk factors in safety at work. Boredom can be caused by a number of factors and is particular problem in large production units. It results from, ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कॉजेज क्या है बोर्डम की, विल सी हियर. मोनोटनी एंड बोर्डम आर रिस्क फैक्टर्स इन सेफ्टी एट वर्क. बोर्डम कैन बी कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. जो बोर्डम के फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑफ बोर्डम, लाइक, राइट, एंड इज पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन लार्ज प्रोडक्शन यूनिट्स. इट रिजल्ट फ्रॉम, पहला देखेंगे क्या है उनके फैक्टर्स के अंदर हम देखेंगे ऑप्शन ए, राइट. ए के अंदर क्या देखेंगे, किस तरीके से बोर्डम आपको मिलता है, किस तरह से बोर्डम को फाइंड किया जाता है. लैक ऑफ चैलेंज एंड वैरायटी, जहां पे लैक ऑफ चैलेंज होता है, चैलेंजेस की कमी होती है और वैरायटीज की कमी होती है, वहां पे भी बोर्डम देखने को मिलता है. A lack of challenge due to short job cycle which keeps number of operations to the minimum causes boredom. The assembly line work, especially in auto industry, highlights the problem. The September 1, 1972 of Life issue dedicated to boredom says that repetitive work has led to boredom and men have gone on strike to make job more palatable. ठीक है, सो क्या कह रहे हैं कि जब आपका जो काम है, जो आपकी जॉब है, अगर रिपीटेटिव इन नेचर हो जाती है तो भी आप बोर हो जाते हैं उस काम को करते करते. कहीं ना कहीं आपकी जॉब में एक कहते हैं कि वेरिएशन होना चाहिए, राइट. क्या जब जहां पे लैक ऑफ वेरिएशन हो जाते हैं, चैलेंजेस आपके खत्म हो जाते हैं जॉब के अंदर, क्योंकि अगर आप रिपीटेटिव वर्क करते हैं, वही काम घिसा पिटा जो आपको आता है और आप वही काम डेली आके सुबह करते हैं, शाम को चले जाते हैं, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं होता है. चैलेंजेस तो खत्म हो गए, क्योंकि जब आपने उस काम को स्टार्ट किया होगा तो आपके सामने वो चैलेंज आया होगा कि ये काम तो मुझे आता ही नहीं है, इसको कैसे किया जाना चाहिए, तो आपने उस पर बहुत कोशिश की होगी, मेहनत की होगी. लेकिन अब क्या है कि अब आप उसी काम को किए जा रहे हैं. उससे क्या होता है कि आपका जो काम है वो रिपीटेटिव हो गया है, वो आपके लिए बोर्डम हो गया है, वो आपके लिए वो आपको बोर करने लगा है, वहां पे वेराइटीज की कमी हो जाती है. दैट इज यू आर गेटिंग बोर्ड बाय योर वर्क. सो जब काम रिपीटेटिव हो जाते हैं, जब आपकी वर्क, जो आपकी जॉब है, वो रिपीटेटिव हो जाते हैं, तो भी आप बोर हो जाते हैं उस काम से, उस चीज से, राइट. तो दिस इज द कॉज ऑफ बोर्डम. सेकेंड देखेंगे लैक ऑफ स्किल एंड इंडिपेंडेंस, जहां पे आप इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं, स्किल्स की कमी होती है, आप हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, तो भी एक रीजन है कि आप बोर होते हैं उस जॉब में. मॉडर्न वर्कर्स विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल्स सीक अपॉर्चुनिटीज टू यूज देयर स्किल्स एंड वांट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर देयर वर्क. दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस कॉजेज बोर्डम इन एन एम्प्लॉय. सो जो कहते हैं कि जो एक मॉडर्न पर्सन है, जो मॉडर्न पीपल है आज के दौर में, वो काफी एजुकेटेड है, हाईली स्किल्ड है, तो क्या करते हैं, अपने स्किल को, अपने एजुकेशन को अपॉर्चुनिटीज में देखते हैं. वो ठीक है, वो नई अपने ही काम को, अपने स्किल्स को अच्छी जगह पे यूज करते हैं, अच्छे तरीके से यूज करते हैं, फुल कैपेसिटी के साथ, खूब फुल पोटेंशियल के साथ उसको यूज करते हैं और उसमें नई चीज, वैरायटीज लाने की कोशिश करते हैं. उससे क्या होता है कि उनका जो काम में चैलेंज है वो बना रहता है, वो इंटरेस्ट बना रहता है. लेकिन वहीं पर अगर इस चीज की लैक हो जाता है, उनके अंदर स्किल्स नहीं उस काम को करने के, तो क्या होता है कि वहीं पे उनके चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं और वो बोर हो जाते हैं उस काम को करने में. क्योंकि उनको काम फिर क्या होता है कि कोई आपको एक पर्टिकुलर चीज सिखा दिया, आप वही काम किए जा रहे और आपको बोर्डम फील हो रहा है, राइट. थर्ड देखेंगे सी, ऑटोमेशन क्या है, it is another cause of boredom, as the speed at which machine operates determines the pace of work.
ठीक है। तो क्या होता है कि मशीन के थ्रू आप ऑटोमेटिकली उस चीज को उस काम को करते हैं, पर्टिकुलर किसी भी लाइक जो भी काम है आपका एक्स वाई जेड, उसको करने के लिए मशीनरी का यूज होता है। आपने मशीन को ऑपरेट कर दिया, मशीन अपना काम कर रही है। दिस इज द ऑल्सो द कॉज ऑफ बोर्डम, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं आप डेली रूटीन जो फॉलो कर रहे हैं कि आप आए मशीन को आपने ऑपरेट कर दिया, मशीन अपना काम कर रही है, फिर अगेन आपने मशीन को स्विच ऑफ कर दिया, मशीन काम करना बंद कर दी और आप घर चले गए, तो इससे भी आपका बोर्डम का एक रीजन होता है, राइट? दीज आर द कॉजेज ऑफ बोर्डम। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, क्या है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज? हम देखेंगे, चेंज इज इनएविटेबल इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में एक्सेप्ट चेंज, क्योंकि चेंज जो बदलाव है वो परमानेंट नहीं होता, क्योंकि बदलाव का मतलब परमानेंट होता ही नहीं है। लाइक यू कैन से कि जो चीजें बदलती हैं वो परमानेंट कैसे हो सकती है? जो चीज एक एक स्पेसिफिक या फिर एक रिजिड वे में नहीं रह सकती, जो चीज रिजिड नहीं रह सकती, डिटरमिन नहीं रह सकती, जो चीज एक स्थायी नहीं रह सकती, उनको आप परमानेंट कैसे कह सकते हैं? दिस इज नॉट इन दिस इज परमानेंट, दिस इज नॉट द नेचर ऑफ द परमानेंट। लाइक चेंज जो का जो नेचर होता है, दैट इज नॉट इन द नेचर ऑफ परमानेंट। यू कैन से इट इज द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट टू मैनेज चेंज properly. An organization must develop adaptability to change, otherwise, it will either be left behind or be swept away by the forces of change. There are many forces which are acting on the organization which make the change not only desirable but also inevitable. These forces include technology, market forces, and general socio-economic environments. These are the external forces which necessitate change in internal organizational variables like machinery, experiment and process, policies and procedures, structural relationships, etc. सो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के अंदर देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशनल जो चेंज है वो परमानेंट, लाइक जो चेंजेस हैं वो परमानेंट इन नेचर नहीं होते हैं, वो उनका जो नेचर होता है परमानेंट नहीं होता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट टू मैनेज चेंज प्रॉपरली। सो ये जो काम होता है चेंज का, वो होता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो चेंज जो हो रहे हैं उनको प्रॉपरली, उस चेंज को प्रॉपर लाएं, एक स्पेसिफिक तरीके से लाएं और एक इफेक्टिव वे में लेके आए चेंजेस अगर हो रही हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डेवलप एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहिए अडेप्टेबिलिटी, कि जो इम्प्लॉयज हैं उसके अंदर, जो इम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी चेंजेस ला रहे हैं उस चेंजेस को एडेप्टेबल बनाए, ताकि लोग जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इजिली उस चीज को एडेप्ट कर पाए, लाइक उसको एक्सेप्ट कर पाए, उसके अनुकूल बन पाए, या फिर उसके जो जो काम चल रहा है, जो सिनेरियो आपने स्पेसिफाई किया है उसके बेसिस पे वो भी अपने आप को चेंज कर पाए, उसमें मर्ज हो पाए, राइट? सो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अदरवाइज इट विल आइदर बी लेफ्ट बिहाइंड और बी स्वेप्ट अवे बाय द फोर्सेस ऑफ चेंज। अगर वो उनके अनुकूल नहीं काम कर पाए, जो इम्प्लॉयज हैं चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं कर पाए, उनके अनुकूल नहीं बन पाए, तो क्या होगा? या तो वो पीछे छूट जाएगा, वो चेंज जो उनके माइंड से ऊपर चला जाएगा, वो सीख ही नहीं पाएंगे उस चीज को, या फिर उसके जो उनको करना चाहिए उतने प्रोडक्टिव वो नहीं हो पाएंगे, उतने एफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। किसी भी लाइक जो पर्सन एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए वो उतने प्रिपेयर्ड ही नहीं हो पाए, क्योंकि वो उसके अनुकूल नहीं बन पाए। चेंजेस हुई, चेंजेस चली गई और आप वहीं के वहीं रह गए, राइट? तो कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाएंगे या फिर आपका काम पीछे छूट जाएगा। There are many forces which are acting on the organization which make the change not only desirable but also inevitable. These forces include technology. क्या forces हो सकते हैं चेंज के? चेंज के forces हो सकते हैं टेक्नोलॉजी, market forces and general socio-economic environments. These are the external forces which necessitate change in internal organization variables like machinery. So ये जो factors होते हैं टेक्नोलॉजी, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल्स को एंड मशीनरीज को इफेक्ट करते हैं, राइट? एक्सपेरिमेंट एंड प्रोसेसेस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप, ये सारे इंटरनल वेरिएबल्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, राइट? सो फोर्सेज ऑफ चेंज के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉन्स्टेंटली
responding to their external environment by making necessary changes in the internal environment. Sometimes pressure for change arises from internal फोर्सेस ऑल्सो. सो क्या कह रहे हैं, जो फोर्सेस है चेंज के वो क्या है, किस तरह से आपको देखने को मिलेंगे. ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉन्स्टेंटली रिस्पॉन्डिंग टू देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट by making necessary changes in the internal environment. Sometimes pressure of change arise from internal forces also. So कभी कभी क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है कि जो चेंजेस हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, लेकिन समटाइम्स you'll see the changes are from the internal forces, right? फोर्सेस ऑफ चेंज क्या है, क्या इंटरनल फोर्सेस होते हैं चेंज के और क्या एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं चेंज के, हम देखेंगे यहाँ पर. सो एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर देखने को मिलता है कि क्या क्या उसके फोर्सेस हैं. दे आर टेक्नोलॉजी हो सकता है, मार्केट कंडीशंस हो सकते हैं, सोशल चेंजेस हो सकते हैं एंड पॉलिटिकल फोर्सेस. इन सोर्सेस के थ्रू, इन एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू चेंजेस देखने को मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. वेयर एज विल सी इंटरनल चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ changes in managerial personnel, changes in operative personnel and deficiency in existing structures. So इसको हम expand करेंगे, इनको एक expand वे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, right? So सबसे पहले बात करेंगे external forces की, कि क्या है external forces और क्या है internal forces, right? So internal and external forces के बारे में हम बात करेंगे next session में. तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए, and thank you so much for watching me. Thank you very much.